हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने दो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अभी तक बात की है एंड दीज टू एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. Both have some limitations that also we have discussed. So now we have to move towards the third atomic model, that is the Bohr's atomic model. So this is not a question, but write down or make a heading: development leading to the Bohr's atomic model. How Bohr got idea to give new atomic model and to resolve the problems found in Rutherford's atomic model. And at that time, two new concepts, glimpses, strikes on Bohr's mind, and he gave the atomic model. अभी बहुत देर लगेगी बोहर के एटॉमिक उसको रिप्रेजेंट करने में, लेकिन उससे पहले आपको कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ ऐसे ही आपको पढ़नी पड़ेगी. तो उस टाइम पे दो नए कंसेप्ट मार्केट में आए और वो इस मॉडल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया. पहला जो है वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा बोलूँ, इसको शॉर्ट में भी लिखूंगा EM रेडिएशन, तो आपको समझना है सनलाइट. सनलाइट जो है वो बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. दूसरा जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो भी हमें पढ़ना है. अभी आपको इसमें ज़्यादा समझ लेने की ज़रूरत नहीं है. वर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. ये दो चीज़ें जो है वो उसका सपोर्ट लेके बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया. अब चलिए हम पहले बात करते हैं पहले कंसेप्ट की, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास दो टाइप के नेचर होते हैं. आपने 9th में या तो 10th में लाइट कोई चैप्टर था, फर्स्ट या सेकंड गुजरात बोर्ड में, उसमें पढ़ा है कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. लाइट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बिहेव्स एज अ वेव. तो साइड में मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर भी दिया है. और लाइट ऑल्सो बिहेव्स. एक बात दिल में उतार लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज नथिंग बट लाइट. ठीक है, और स्पेशली सनलाइट. तो उसके पास दो नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इट अटेन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. मैं क्लियर कट कंसेप्ट आपको दूंगा, ज़्यादा बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, सीधा. अब वेव नेचर के बारे में हम डिस्कशन करें तो साइंटिस्ट ह्यूजन ने ऐसा बोला कि लाइट हैज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ नथिंग बट वेव नेचर. उसने दो फिनोमिनन ऑब्जर्वेशन किए. एक तो इंटरफियरेंस. लाइट जब भी इंटरफियरेंस करती है तो वेव नेचर में करती है. आपको पता है कि कभी एक साथ दो चैनल टीवी में आ जाते हैं, कभी मोबाइल आप सेल फोन पे बात करते हो तो एक साथ दो तीन वॉइस आ जाती है, दूसरा कोई नॉइस आ जाता है. ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरफियरेंस. तो ऐसा तभी हो सकता है जब वेव नेचर हो. अब डिफ्रैक्शन. अब देखिए लाइट की, आप लेसर लाइट को देखिए, आप अलग अलग टाइप की डिज़ाइन कर सकते हो लाइट से. ठीक है, हम लोग फेस्टिवल्स में लाइट की डिज़ाइन करते हैं. तो लाइट की डिज़ाइन जो है उसका एक, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन. जैसे कि ये स्क्रीन है, देखिए ये ग्रीन कलर की, इसके ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर ऐसी डिज़ाइन लाइट की तभी पॉसिबल है. ये डिज़ाइन उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन. तो ये तभी पॉसिबल होगा जो लाइट के पास वेव नेचर होगा. तो ये दोनों फिनोमिनन को समझाने के लिए ह्यूजन ने करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर. अब तीन साइंटिस्ट मार्केट में आए, पहले न्यूटन, उसके बाद आइंस्टाइन और लास्ट में प्लैंक. उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है. तो हम दूसरे
नेचर के बारे में बात करेंगे और वो है पार्टिकल नेचर। आप इतना लिख लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। तो मैंने आपको बोला कि पार्टिकल नेचर में 3 साइंटिस्ट ने काम किया बहुत पुराने टाइम पे। न्यूटन ने बोला कि लाइट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। आइंस्टाइन ने भी वही बोला। प्लैंक ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसको भी वही रिजल्ट मिले। तो उन्होंने, ये तीनों ने सपोर्ट किया कि लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। वेव नहीं होते, पार्टिकल होते। उसमें से 2 फिनोमिनन ऐसे रहे जो लाइट के पार्टिकल नेचर को बहुत ही स्ट्रोंगली सपोर्ट करते हैं। उसमें से एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों हमें डिटेल में पढ़ने हैं। और ये सब चीज़ जब साथ में आई, ह्यूजन ने बोला कि वेव नेचर है, ये तीनों ने बोला कि पार्टिकल नेचर है, तो सबने इकट्ठे मिलके बाद में एक स्टेटमेंट दे दिया कि लाइट के पास दोनों नेचर है। लाइट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बिहेव्स एज अ वेव्स and light according to requirement behaves as a particle. So both nature of light accepted, so we can say light has a dual nature. और इसमें से हमें जो है वेव नेचर के बारे में डिस्कशन करनी है। तो पहले लाइट का जो वेव नेचर है, आपको पता है वेव कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है, वेव का डायग्राम और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर। ये सब आपको नोट करनी है, हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। बुक में नहीं दिया है क्योंकि आप लोग 9th-10th में पढ़ के आते हो, ऐसा ऐसा ये हमारी टेक्स्ट बुक ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मैं आपको सब टर्म फिर से लिखवाऊंगा। मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले तो वेव नेचर का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसकी सब टर्म्स को यूनिट के साथ नोट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फिगर नंबर 10 दिखाई दे रही है, वो है वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ये डायग्राम आप पहले ठीक से ड्रॉ कर लो वीडियो पॉज करके। उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो हमें नोट करनी है 1 बाय 1। तो चलिए मैं उस टर्म्स के बारे में आगे बढ़ता हूँ। तो पहली टर्म लिख लीजिए, मैं अंडरलाइन करूँगा और जितना लिखना है वो आपको बताऊँगा। वेवलेंथ, ये रिवीजन है, आपको पता है, उसका सिंबल है लैम्बडा। ये जो है ब्रैकेट में डेफिनेशन है। आपको पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सिंबल भी आपको पता है, लैम्बडा है। इतना लिख लिया। उसके बाद आपको सब उसके यूनिट नोट करने हैं। इसके यूनिट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो उसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम। आपको रिलेशन नहीं लिखना है, अगर आपको इच्छा है तो लिख लो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यूनिट को तो जानते ही हो, हमने कन्वर्जन लिया है साइंटिफिक नोटेशन में और उसमें फर्स्ट चैप्टर में। लेम्बड़ा आपको किस किस यूनिट में दिया जा सकता है? एक तो है माइक्रोमीटर, माइक्रोन मीटर, एंगस्ट्रॉम, પછી मिली माइक्रोमीटर, ये सब ब्रैकेट में सिंबल भी है। ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, नैनोमीटर, पिकोमीटर, और उसमें से SI यूनिट जो है वेवलेंथ का वो है मीटर। नीचे सब रिलेशन दिए गए हैं, वो अगर आपको नोट करना है तो आपकी इच्छा, मुझे तो सिर्फ बताना है कि वेवलेंथ लैम्बडा है क्या, ठीक है। डेफिनेशन के बाद इतना नोट कर लेना। अब मैं यहाँ डायग्राम में मैं आपको पता ही है, देखिए यहाँ दिखाया है आपको कि इसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्बडा, या दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, ओके। अब दूसरी डेफिनेशन ठीक से करिएगा, बारी बारी हमें यूज करनी है ये न्यूमेरिकल में, ठीक है। तब दूसरा है फ्रीक्वेंसी, उसको डिनोट किया जाता है न्यू से। ये ग्रीक अल्फाबेट है न्यू। तो जैसे हम कोई बस स्टॉप के ऊपर खड़े रहते हैं, 1 घंटे तक खड़े रहते हैं और हम गिनते हैं कि कितनी बस पास हो गई वन साइड, ठीक है। अगर 1 घंटे में 10 बस पास हो गई एक बस स्टेशन से, एक बस स्टॉप से, तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी 10 बस की है। सेम आपको कोई पॉइंट सपोज कर लेना है ऑन द पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव,
और एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट न्यू से, ठीक है, लेटर न्यू। इसका एसआई यूनिट है हर्ट्स, दोनों एसआई यूनिट ही है। हेनरी हर्ट्स की मेमोरी में हम उसको बोलते हैं हर्ट्स या तो सेकंड, ये ब्रैकेट में लिखा 2 यूनिट, दोनों एसआई यूनिट है। हर्ट्स या तो सेकंड इनवर्स, दोनों का मीनिंग सेम होता है। 1 हर्ट्स मीन्स 1 साइकिल पर सेकंड। 1 हर्ट्स का मीनिंग होता है 1 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। अब तीसरा, वेलोसिटी। एक सेकंड में वेव कितना ट्रैवल करती है। जैसे हम स्पीड मेजर करते हैं ना 1 किलोमीटर पर आवर और एस, जैसे हमारी बाइक में, कार में, वैसे हमको वेलोसिटी मेजर करनी है। एक बात यहाँ बहुत अच्छी है, सबकी वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय, वेलोसिटी को सी से डिनोट किया जाता है। एक सेकंड में कितना ट्रैवल करती है, ठीक है। सी की वैल्यू तो यूनिट उसका रहेगा मीटर पर सेकंड, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी सभी रेडिएशन के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी नोट करना है तो कर लो। वो कैरेक्टरिस्टिक में हम पढ़ेंगे कि रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक में सभी का जो स्पीड है वो सेम रहता है। तो तीसरी टर्म मैंने बताई आपको, वो है वेलोसिटी, ठीक है। A fourth term, amplitude. The height of the crest or the depth of the trough is called wave. जैसे ऐसे वेव जाता है ना, ऐसे, ये मानो कि हमारी प्रोपागेशन लाइन है, एक्सिस है, तो कितना हाइट ये है, ये वाला, और ये जो ट्रफ है इसकी हाइट कितनी, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। द हाइएस्ट crest or depth of the trough is of wave is called amplitude. एम्पलीट्यूड को नोट करते हैं जनरली ए से, और एम्पलीट्यूड जो है किसी वेव्स, कभी आपको लगता है कि लाइट बहुत ज़्यादा है, बंद कर दो, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, उसको बोलते हैं इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड से उसकी इंटेंसिटी मतलब कि लाइट की ब्राइटनेस कितनी होगी वो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिफ्थ टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लो। फिफ्थ टर्म को नोट किया जाता है न्यू बार से। न्यू बार, न्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी और न्यू में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। ये मैं सिंबल दे रहा हूँ ना, ऐसे वी को ऐसे एक साइड मोड़ दो तो न्यू बार हो जाएगा, और आपको कोई ये अच्छा लगे तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो। तो वेव नंबर की डेफिनेशन, तो उसका सिंपल मीनिंग है वेव नंबर का, वेव नंबर इज इक्वल टू सी बाई 1/λ होता है, मतलब कि इट इज अ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। बाद में हम फॉर्मूला देखेंगे। द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, अब ये लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें से आप 1 सेंटीमीटर का मेजर कर लो, 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर में ऐसे वेव्स, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना उसको बोलते हैं एक वेव्स। द डिस्टेंस बिटवीन वन crest and trough, one wave, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ। वेव नहीं बोला है, वेवलेंथ बोला है, तो आपको इतना और ज्यादा इतना करना पड़ेगा, 2 वेवलेंथ, ऐसे ऐसे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 crest और 2 trough, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेवलेंथ ऐसी पास हो रही है, एंड दैट wavelength is always equal to the inverse, that wave number is always equal to the inverse of wavelength, और इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर। चलिए मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। अब देखिए
इसके दो यूनिट है, या तो आप मीटर में मेज़र करो या तो आप सेंटीमीटर में मेज़र करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लियरली विजिबल है। इसका न्यू बार जो है वो सिंबल है। सेंटीमीटर इनवर्स में मैं जितना बोलता हूँ इतना ही लिखना, पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मीटर इनवर्स भी यूनिट, ये ऐसा यूनिट है, मीटर यूनिट सबका ऐसा यूनिट है, वो भी नोट करते जाना। ये इसका फॉर्मूला है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, जो मैं पहले लिखना चाहता था लेकिन यहाँ प्रिंटेड है। वेव नंबर, जब भी आपको वेवलेंथ दी जाती है और पूछे कि वेव नंबर फाइंड कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ले लेना है। ये याद रखिएगा, बहुत आगे सॉल्यूशन में काम आएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, एक साथ में लिस्ट करवा रहा हूँ, हमारी बुक में अलग अलग हो सकते हैं या तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला जो है बहुत बढ़िया है, ये है रिलेशनशिप। अब लास्ट हेडिंग लगा दीजिए, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि रिलेशन अमोंग लेमड़ा, ठीक है, वेवलेंथ और न्यू बार एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। तो कौन कौन से ये सब फॉर्मूला आप लिख लो, तो आप एक तो वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है किसी रेडिएशन की, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसको आप सिंप्लीफाई करके अगर दो बात आपको पता है तो तीसरी आप फाइंड कर सकते हो। लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई, आगे भी बहुत काम आएगा। ये दोनों जो है सिंप्लीफाई किया हुआ, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा। अब न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा ऐसे भी कर सकते हो। 1/लेमड़ा का मतलब क्या होता है, ये अभी अभी हमने पढ़ा, वेव नंबर। ठीक है, 1/लेमड़ा का मतलब वेव नंबर। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, न्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई 1/लेमड़ा। ठीक है, तो ये रहा तीसरा फॉर्मूला। तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल सकती है अगर आपको वेलोसिटी पता है वेव की और उसका वेव नंबर पता है। तो अगर आपको बोले कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई न्यू बार। ये सब फॉर्मूला आप प्रिपेयर करिएगा, काम आ सकता है, डेफिनेशन के साथ नोट करके रखिएगा, बहुत ही काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। एक साथ मैंने आपको लिस्ट करवा दिया है डायग्राम के साथ, तो ठीक से लिख लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर बात करें, तो 1817 में 70, ओके, 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये नोट किया कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल फुल स्पीड में, या तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर एक लाइन में ट्रैवल करता है, तो उसके अंदर दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। एक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन में है, ब्लू लाइन में जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रेड डॉटेड लाइन में है वो है मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक्स जो है वो लाइन ऑफ प्रोपागेशन है, वो इस लाइन में ये रेज ट्रैवल कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम बात करें, इससे पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, अगर वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या तो सनलाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो जब ट्रैवल करते हैं तो दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि रेंडमली घूमते रहते, ओके, दे आर ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन। तो ये फिगर नंबर 11 है, वो आपको पहले ड्रॉ करनी है ठीक से। ठीक है, बाद में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिएगा, वो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ क्वेश्चन, इसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करिए। क्वेश्चन है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये ईएम जो है उसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और रेडिएशन को भी आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। हाँ, स्पेलिंग बहुत बड़े बड़े हैं तो RAD करके ऊपर N लिख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें डिस्कस करनी है, तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वो डायग्राम ड्रॉ कर लेने के बाद हमको पहला कैरेक्टरिस्टिक वो लिखना है कि ये जेसी मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई लाइट इन वन डायरेक्शन ट्रैवल करती है और एनी चार्ज पार्टिकल प्रोपागेट्स, प्रोपागेट मतलब कि एक डायरेक्शन में चलना, ठीक है। यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं प्रोपागेट्स मतलब एक डायरेक्शन में चलना थ्रू द स्पेस, तो उसमें दो टाइप के फील्ड प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पूरा पॉइंट यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर फील्ड कॉल्ड, वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अनदर वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कोई वायर में से करंट पास होता है तो वो वायर मैग्नेट हो जाता है, आपने कुछ साइंस फेयर में ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, तो दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो दोनों फील्ड है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दे कैन मूव इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि साउंड वेव्स जो है, वाटर वेव्स है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो उसकी तरह इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दे कैन मूव इन अ वैक्यूम, ओके। तो वैक्यूम में भी ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो डायरेक्शन है जो हमने डायग्राम में दिखाया है, दोनों परपेंडिकुलर, तो अपनी अपनी जगह पे वो ऐसे चलते रहते हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो अब ये जो सब रेडिएशन है ये मैंने पहले लिखवा दिया आपको, मुझे पता था। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। ये सब जो रेडिएशन है उसको अलग अलग यूनिट में हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि उसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी इन वैक्यूम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव नंबर क्या है, ठीक है। वो अब सब डेफिनेशन आपके पास है, ठीक है, SI यूनिट के साथ। कितना अच्छा काम हो गया है ना। अब आखिरी पॉइंट इसमें, इसको देखिए, ये 4th नंबर का पॉइंट। अब हमारा जो सन है उसकी लाइट, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम उसका स्पेक्ट्रा निकाले, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जैसे हम व्हाइट लाइट का निकालते हैं और हमको विबग्योर मिलता है, ऐसा नहीं होता, उसमें काफ़ी काफ़ी रेडिएशंस होते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं, हमको सिर्फ वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड दिखाई देते हैं, जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में आते हैं। ऐसा नहीं होता, उसमें काफ़ी होते हैं। तो पहले मैं आपको लाइट कैसे ये फील्ड प्रोड्यूस होकर ट्रैवल करती है उसका एनिमेशन दिखाऊंगा। इसके बाद ये 4th नंबर के नीचे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 4th नंबर का पॉइंट है, उसके नीचे अब हमें ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है कि इसमें कितनी, और कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। तो पहले मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद वो कैसे ट्रैवल करते हैं, उसके बाद हम लोग ये स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वो एनिमेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या तो लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसमें दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ये ऊपर येलोइश टाइप का जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो ऊपर नीचे से ट्रैवलिंग करता है, और ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है, जो ग्रीन कलर का है वो है मैग्नेटिक फील्ड, और दे आर ट्रैवलिंग इन दर प्रॉपर डायरेक्शन। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे बढ़ेगा। बाकी जो सिंबल है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उससे, जो ये रेडिएशंस आपने अभी देखे उससे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। देखिए डिजिट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन के ऊपर उसका पूरा स्पेक्ट्रम है, मैंने बोला लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, ये पूरा डायग्राम जो है वो आपको सिंपल ड्रॉ करना है, ऐसे कलर ड्रॉ नहीं करना है। तो
ये एक विजिबल कलर की फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है, वायोलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 700 नैनोमीटर, और एक रिलेशन में दूंगा वो भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये गामा रेज जो है, गामा रेज, उसके बाद मिलते हैं हमें एक्स रेज, यूवी रेज। अब ये सब हमें दिखाई नहीं देते हैं। IR, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स वेव्स, रेडियो वेव्स जैसे हम FM AM रेडियो सुनते हैं, और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। अब गामा रेज के आगे भी एक रेज हमें मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर गामा रेज के आगे आप लिख सकते हो कॉस्मिक रेज, लेकिन इसकी हमें इस चैप्टर में हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा नॉलेज देना चाहता हूँ। तो अब ये देखिए सब रेज आपके पास आ गए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है वो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इसको साइंटिफिकली आपको कैसे याद रखना है कि आप देखिए, आप जब कॉस्मिक रेज से गामा रेज के आगे कॉस्मिक रे है, आप याद रखिएगा, इसमें नहीं प्रिंट है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गामा रेज से लेके लॉन्ग रेडियो वेव्स तक, यहाँ तक आप देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है 10⁻²⁴। तो आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि गामा रेज टू लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब लॉन्ग रेडियो वेव्स से आप लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ वेवलेंथ बढ़ रही होगी, इसलिए तो लॉन्ग रेडियो वेव्स बोला है। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट स्पेक्ट्रम में जाते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। आपको न्यूमेरिकल में काम आ सकता है ये इंफॉर्मेशन। जैसे आप लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हो, नीचे देखिए, तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गामा रेज टू लॉन्ग रेडियो वेव्स ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और बीच में आपको एक विजिबल रेज मिल रहे हैं, विजिबल रेज जो हमें नेकेड आईज से दिखाई देते हैं, और उसके बारे में मुझे आपको बताना नहीं है। जो यूवी और आईआर के बीच में, उसको भी हिस्टोरिकली आप याद रख सकते हो। जैसे कि विजिबल में पहला वायोलेट है, उसके आगे आता है यूवी, तो अल्ट्रा वायोलेट, वायोलेट के आगे, अल्ट्रा का मीनिंग होता है आगे वाला, वायोलेट के आगे अल्ट्रा वायोलेट, तो विजिबल में लास्ट रेड है, तो रेड के पीछे है IR, इंफ्रा मीन्स पीछे, और रेड, रेड के पीछे इंफ्रारेड जो हमें दिखाई नहीं देता, वायोलेट के आगे अल्ट्रा वायोलेट जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आपको सिर्फ इसको टेक्निकली याद रखना है। अब मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूँ। जैसे पहला रेस है कॉस्मिक रेस, चलिए मैं एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपको सब रेस जो याद आ जाएंगे। मैं बोलता भी जाऊँगा और आपको लिखाता भी जाऊँगा, ठीक है। चलिए मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ। कॉस्टली गाड़ी, कॉस्टली, कुछ हिंदी वर्ड कुछ गुजराती ऐसा, कॉस्टली गाड़ी XUV, XUV गाड़ी का नाम सुना है आपने, बहुत ही कॉस्टली आती है, कॉस्टली गाड़ी XUV अब सस्ती हो गई है लॉकडाउन की वजह से। इन माई रेंज, इन माई रेंज, आप ये फॉर्मूला याद रखिए। एंड लॉन्ग रेंज ऑल्सो, अब आपको महंगी चाहिए तो भी मिल रही है। अब देखिए, कॉस्टली से हम बनाएंगे कॉस्मिक रेस, गाड़ी से हम बनाएंगे गामा रेस, एक्स से एक्स रेस, यू से अल्ट्रावायोलेट, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव्स, ठीक है, और रेंज से रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स के पीछे लॉन्ग रेडियो वेव्स है, तो आपको पता ही है कि रेडियो वेव्स के पीछे लॉन्ग रेडियो वेव्स है, ठीक है। याद याद रह गए ना सब। देखिए बहुत ही अच्छा एकदम सीधा साधा फॉर्मूला मैंने बनाया है। और पीछे से अगर चलना चाहते हो तो ऐसे याद रखिए कि लॉन्ग रेडियो मिर्ची है ना,
ये देखिए लॉन्ग रेडियो मिर्ची IVU है ना, लॉन्ग रेडियो मिर्ची, ये यहां से VUX गन ऐसा कर लीजिए, इन VUX गन। एक मेरे पास गन है उसमें लॉन्ग रेडियो मिर्ची आ रहा है, लॉन्ग रेडियो मिर्ची इन VUX गन। लिख लूँ क्या? अच्छा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। सीधा लेफ्ट टू राइट याद रखना आपको ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं उल्टा भी एक फॉर्मूला अभी इंस्टेंट बना रहा हूँ। लॉन्ग रेडियो मिर्ची, लॉन्ग मतलब अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो पहले लॉन्ग रेडियो वेव्स, बाद में रेडियो वेव्स, मिर्ची का होगा माइक्रोवेव्स, इन का मतलब होगा IR, इन VUX गन। VUX, V मतलब विजिबल, U मतलब अल्ट्रावायोलेट, X मतलब एक्सरे, गन मतलब गामा रेस। अब कॉस्मिक को यहाँ भूल जाइए क्योंकि कॉस्मिक का हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। इतना डायग्राम, ये सिंपल, कलर मत यूज करिएगा, सिंपल आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रेडिएशन का डायग्राम और उसके सब रेज को याद रखने की टेक्निक दी है आपको। कुछ वेवलेंथ याद रखनी है जो मैं अभी लिस्ट करूंगा। आपको ये भी याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। इतना हो गया। ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना, सनलाइट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके नीचे सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, ड्राइंग नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है बस। चलिए मैं थोड़ा उसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट कर लेता हूँ। और एक बात मैंने वो भी बोली थी ना आप लोगों को, वो ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है ये वाला, इसमें जो ये है ना वायोलेट का पूरा जो रेड, तो वायोलेट से अगर आप रेड तक जाते हो, क्योंकि विजिबल का भी हमें काम पड़ेगा, तो क्या होता है कि वेवलेंथ इंक्रीज होती है, लेमड़ा इंक्रीज। मतलब आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि किस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वायोलेट की। किसकी ज़्यादा है, तो क्या रेड की। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वायोलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अब आप मोबाइल और लैपटॉप में जब काम करते हो ना, तो ये वायोलेट, इंडिगो और ब्लू कलर से हमारी आंखें जलने लगती है, ख़राब होती है। हम क्या समझते हैं कि रेड से ख़राब होती है। अरे भाई, रेड की तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ही कम है, उससे कोई हमें नुकसान नहीं है। नुकसान है इन तीन कलर से, वायोलेट है, इंडिगो और ब्लू से, ठीक है। क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस डायग्राम से भी ये चीज़ जो है वो हमें समझ आ रही है कि मोबाइल में क्यों ब्लू लाइट फिल्टर आता है ना। अब आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे क्या मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर की एप्लीकेशन इनबिल्ट क्यों आती है, और हम लोग उसको डाउनलोड भी क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लू लाइट से हमारी आंखें डैमेज होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे आपको बताना था। अब हमें थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन नोट करना है जो इसके नीचे आप लिख लेंगे, तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म होगी, ठीक है। चलिए उस तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। जैसे पहले मैंने बताया, वायोलेट की जो है वेवलेंथ बहुत कम है नैनोमीटर में, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वायोलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वायोलेट की सॉरी, और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। उसका डेटा अगर कभी पूछ ले तो आपको काम आ सकता है। दो ही कलर का, मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंफॉर्मेशन काम आ सकती है। एज ए साइंस स्टूडेंट आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि यूवी रेज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 हर्ट्ज। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो ये जो हार्मफुल सन रेज है, यू नो अबाउट द यूवी रेज ऑफ सनलाइट। और एक्सरेज है, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में काम आते हैं, एक्सरे फोटोज़ हम निकलवाते हैं, तब ये एक्सरेज हमने कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी इसी चैप्टर में डिस्कस की है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻19 हर्ट्ज। अब इंफ्रारेड देखिए 10⁻13 हर्ट्ज। तो इंफ्रारेड हमें जो समर में गर्मी लगती है ना बहुत, ये IR
की तरह ये रेज के हिसाब से हमें लगती है। हमें समर का सनलाइट बहुत ही हॉट फील होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें आईआर रेज होते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट लाते हैं। तो कभी भी हमें हम ओवन यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे फर्नेसेस यूज़ करते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट ये आईआर रेज से होती है। अब देखिए माइक्रोवेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻10 हर्ट्स, हमारे टेलीफोन में यूज़ होती है। रडार, आपने वो उरी पिक्चर देखा था ना, उसमें एक जो मेन हीरो है उसका मिशन एबॉर्ट करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसका हेलीकॉप्टर उन लोगों ने रडार में पकड़ लिया कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ठीक है, तो उसको वापस जाना पड़ा था। तो ऐसे रडार जो है वो बॉर्डर के ऊपर, ये उसमें माइक्रोवेव्स होते हैं। और लास्ट में आप एफएम रेडियो सुनते हो, गाना सुनते हो, ठीक है। तो ये सब जो ब्रॉडकास्टिंग होता है टेलीविज़न में, रेडियो में, एफएम रेडियो, एएम रेडियो, तो ये सब ब्रॉडकास्टिंग रेडियो वेव्स से होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻6। अब कम से कम फ्रीक्वेंसी इसकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होगी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक दो प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसको सॉल्व करते हैं, बाद में लेक्चर ओवर करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी अभी तक जो हमने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, उसके रिलेटेड आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी है, जो मैंने फॉर्मूले दिए हैं इसी से ही होगा, ठीक है। तो आप ज़रा देख लीजिए कि आपको क्या पूछा है, उसके बाद इसको सोल्व करने की ट्राई करिए। जैसे कि हमारा दिल्ली रेडियो स्टेशन है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट, इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी का ब्रॉडकास्टिंग करती है, ठीक है। ये किलो हर्ट्ज़ है तो हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000 करके, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है वो ज़रा देख लीजिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको पूछी है, ये जो वेव्स है उसकी, एंड ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, तो आपको वो फिर उसको देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? वो वाला स्पेक्ट्रम, हाँ, ठीक है। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन है, ये दो फॉर्मूला यूज़ करिए, सीधा सी की वैल्यू आपको पता है, वो लाइट की स्पीड है, और सभी रेडिएशन की स्पीड में आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लीजिएगा। 3 × 10⁸ है। तो आपको वेवलेंथ पूछा है तो सीधा फॉर्मूला मैंने लास्ट दिया है वो यूज़ कर लिए, लेमडा इज इक्वल टू c/v। आंसर आपके सामने है 219.3 मीटर, ठीक है। किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो अब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ बोला ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये बोला ही है, देखिए ऑल इंडिया रेडियो है तो ये रेडियो वेव्स ही होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं भूल गया, मुझे आपको दिखाना है वो उस एनिमेशन को, ठीक है। अब ये आप एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लीजिए, और एक न्यूमेरिकल भी है जो इस बेस पे हो रहा है, और 2-3 एक्सरसाइज में अगर टाइम नहीं रहेगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसका एनिमेशन दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरा सीधा हमारा जो डायग्राम है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, देखिए वही सेम हमें, सिर्फ हम एक को देख सकते हैं, वो है विजिबल। इसको आप देखिएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते विजिबल में, मर्ज्ड कलर आ रहे हैं, उसके बारे में भी मुझे डिस्कशन करनी है, ठीक है। देखिए ये स्पेक्ट्रम है पूरा, विजिबल रीजन हमें दिखाई देता है, बाकी सब इंफ्रारेड, यूवी, ठीक है, रेडियो, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव्स, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए ये जो है पूरा वाइट लाइट का सोर्स है, वाइट लाइट का सोर्स अगर हम स्लिट के जरिए वाया प्रिज्म पास करेंगे तो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो आप ये मत समझिए कि इसमें सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ही होगा, जो हमें दिखाई देता है वही होगा, बाकी इसमें सब रेंज के वेव्स होते हैं। ये जो ये दिखाई दे रहे हैं कि ये कम वेवलेंथ है, आगे आगे जैसे जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे कम वेवलेंथ है उसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए गामा रेस आपको आपको जो है ना यहाँ पे आपको दिखाया गया है डायग्राम से, गामा रेस जो है वो
एक्स रेज कहाँ काम आता है, अल्ट्रावायोलेट जो है विजिबल हमारी आँख से दिखाई देता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं। अब देखिए वही प्रोपागेशन, सब रेडियो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दोबारा समझाया है, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए जो ब्लू लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की रेड लाइन है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपागेट भी करते हैं, वही डायरेक्शन में वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे और 3-4 प्रॉब्लम्स है, चलिए सॉल्व कर ही देते हैं, 1 2 3, 1 2 बाकी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है। ये देखिए अगर इसकी वेवलेंथ लेम्बडा है तो सब की जो वेलोसिटी है वो तो सेम ही आएगी, ठीक है। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 2.4 है, आपको 2 वेवलेंथ दी गई है एंड दिस 2 वेवलेंथ्स आर वायोलेट 400 नैनोमीटर और रेड 750 नैनोमीटर, ठीक है। और आपको आपको जो है वेवलेंथ तो दी है, तो फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो ये फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, सी तो कांस्टेंट है सबका। अब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻⁹ करके, और सीधा आ रहा है आपके पास आंसर 7.50, जो मैंने आगे भी नोट किया था, ठीक है। और वही आप ले लीजिए रेड के लिए, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा फॉर्मूला, और सी की वैल्यू रख दीजिए, लेमडा की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। तो क्या रेंज आ गई, सबसे कम रेंज आई किसकी, रेड कलर की, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वायोलेट कलर की। तो आपकी रेंज है ये 4 टू 7.5, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। एक तीसरा प्रॉब्लम भी है इलस्ट्रेशन में, एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं 2 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में है, आप ट्राई करिएगा, फिर भी मैं करवा दूँगा, ठीक है। मैं लास्ट में नंबर दे दूँगा। अब हमारे इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक का है 2.5, इसके अंदर भी आप देखिए तो क्या है कि आपको वेव नंबर कैलकुलेट करने हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वो येलो रेडिएशन की करनी है, और उसकी वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे किया हुआ है देखिए। बाद में वेव नंबर का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, आपके पास आंसर आएगा 1.72 इतना। अब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था ना सब फॉर्मूले यूजफुल है, इतना हमारी टेक्स्ट बुक में स्पेसिफाई नहीं है सब। तो अब सी तो आपको पता है मीटर पर सेकंड, अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपको ये आंसर मिलेगा हर्ट्ज में या तो सेकंड इनवर्स में, ठीक है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अब देखिए टाइम लिमिट थोड़ी बढ़ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 2 प्रॉब्लम एक्सरसाइज के यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आप ज़रा ट्राई करिएगा। एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है हमारा 2.5 और दूसरा है 2.7, ठीक है। अब थोड़ा होमवर्क में दे रहा हूँ, एक्सरसाइज पीछे जो एक्सरसाइज है इसमें इसके रिलेटेड आप ज़रा ट्राई करिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। थोड़ा सोचिएगा 2.5, और मैं सोल्व करवा दूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 2.5 और 2.7। ये 2 प्रॉब्लम, अगर ये 3 आपको पता चल गए हैं तो ये 2 प्रॉब्लम आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा एक्सरसाइज में, ये विदाउट सॉल्यूशन है। और अगर चलिए मैं ऐसा ही दिखा देता हूँ विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सॉल्यूशन है वो जो सॉल्यूशन है ये 2.5 का है, देख लीजिएगा।
और आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन कर दीजिए। समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में दे दीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप पे ही दे दीजिएगा कि आप इसको सॉल्व करवाइए। ये 2.5 नंबर का है और इसके बाद जो है वो 2.7 वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और वो सब कैलकुलेट करना है। तो चलिए वो भी, ये ठीक है, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये कौन से नंबर का है? ये 2.7 नंबर का है एक्सरसाइज का। तो ये दोनों, ये पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये लेक्चर ओवर कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।